हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर वेक्टर है उसको स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके ऑलरेडी काफी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अब चैप्टर ही बहुत बड़ा है, अगर टॉपिक वाइज बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, तो सोचा क्यों ना एक ही बारी में जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आज आपका कवर कर दूं। तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए पहले मत लेना कि वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से करना है तो टाइम तो लगेगा ही, बट आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपके सारे जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं वो सारे कवर करा दूंगा, और कुछ कुछ न्यूमेरिकल बीच बीच में मैंने किए हैं वो भी आपको साथ में डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हर टॉपिक का जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो कैसे किया जाता है। और अगर आप टॉपिक वाइज इसको करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने टाइमलाइन डाली हुई है। आप जो पर्टिकुलर टॉपिक करना चाहते हो उस टाइमलाइन पे क्लिक करो, डायरेक्ट आपकी वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी स्लो लगे कोई बात नहीं, इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए। 1x तो होता ही है, उसको 1.5x कर दीजिए तो स्पीड तेज हो जाएगी और आपको जल्दी जल्दी ये टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। अगर आपको तेज लगता है तो उसी तरह आप स्लो कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने शुरुआत करनी है सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट के साथ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें पक्का आपने देखा होगा कि हमने ये देख लिया है कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कैसे किया जाता है। फिर बाद में हमने ये सीखा कि उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। हमने ये सीखा कि कैसे अपने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं और किस तरह से उनको आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिखा जाता है। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर ना हम सबसे पहले तो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब ये कि किसी भी दो वेक्टर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है। एक बात मैं आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए, जब हम बात करते हैं वेक्टर्स के प्रोडक्ट की तो हमारे पास दो तरीके हैं वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के। सबसे पहला तरीका जो है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? दूसरा नाम होता है इसका डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ आपका कि मेरे पास दो वेक्टर्स होंगे, जैसे कि मेरे पास हो गया मान लो ए वेक्टर है और दूसरा मान लीजिए बी वेक्टर है। अब इनको मल्टीप्लाई करने का एक ऐसा तरीका जिसके बाद हमें जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ स्केलर मिलेगा। मतलब हमारे रिजल्ट के अंदर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन हमें नहीं मिलती है। तो उस तरह के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कभी भी हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो इन दोनों के बीच में हम एक डॉट लगा देते हैं और इस तरीके से हम अपने मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये है ए वेक्टर और ये हो गया मेरा बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा। तो जब कभी भी हमें किसी भी दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो पहले हम किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। मतलब ये कि ये मेरा ए वेक्टर है और ओ से लेके ये जो बी है, ओ बी जो आप देख रहे हो, ये लेंथ है मेरा बी वेक्टर का। मतलब ये मेरा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है हम उसको बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओ बी का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग हो जाएगा, दैट इज बी कॉस थीटा। क्योंकि आप देख सकते हो ये ए वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो जब कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के साथ एंगल बनाता है तो उसका कॉस कंपोनेंट उसके ऊपर लिखा जाता है। तो ये मेरा आ गया बी कॉस थीटा। अब इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हम उसको लिखेंगे ए। तो अब अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहा हूं तो उसका मतलब होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो मतलब मुझे इसको और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद मुझे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो एक्चुअली में एक मैग्नीट्यूड होगा। तो फिजिक्स के दौरान ना हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिनके अंदर हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। आपने ऐसे ही दो चार फिजिकल क्वांटिटी तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट कभी आपने उनको कभी गौर से देखा नहीं है। जैसे कि
अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में सबसे पहला एग्जाम्पल दूं, तो आप जानते हैं आपने वर्क को पढ़ा हुआ है, आपको लगेगा सर वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि वर्क जो है वो एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। लेकिन जब कभी भी इन दो वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे F हो गया मेरा फोर्स एंड S हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, तो क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए हमारा फॉर्मूला बनता है Fs cos थीटा। अब ये फॉर्मूला तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी में दो वेक्टर के साथ cos का थीटा या cos ऑफ एंगल लग जाता है, तो इसका मतलब है कि मैं उनको एज ए डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से लिख सकता हूं। ऐसे एक और भी मेरे पास है, जैसे कि पावर मान लीजिए, पावर जो है आपने पढ़ा होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। अब एक बात आपको क्लियर कर दूं कि फोर्स अगेन मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब कभी भी इनको लिखा जाता है तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर के टर्म में उसको लिखा जाता है। और पावर क्या है, पावर मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास कई ऐसे मतलब कहते हैं एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं फाइंड करूं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल नहीं दूंगा। ये दो तो आपने 100% पढ़े हैं, तो अब उनका कैसे लिखा जाता है वेक्टर नोटेशन में, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अब इस डॉट प्रोडक्ट का हमें करना क्या है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। अब यहां पे कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब हो गया, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहा हूं तो मैं उसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं। और ये इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से जो मुझे आंसर मिलता है वो एक स्केलर होता है, और क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आप ए डॉट बी वेक्टर कर रहे हो या बी डॉट ए वेक्टर आप कर रहे हो। दूसरा है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव over the addition of vectors। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है आपका कि मान लीजिए कि आपके पास है ए वेक्टर, आपने डॉट किया और अब मेरे पास दो वेक्टर हैं जिनको मैंने आपस में सम किया है, तो आप इनको नॉर्मल तरीके से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअली, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप करेंगे प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आप यहां पे करेंगे। आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा ना हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, अगर मान ली टू पैरेलल वेक्टर्स की। तीसरा हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स की। ठीक है, अच्छा मेरी बात ना थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब मान लेते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू वन अनदर, पैरेलल टू ईच अदर। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं तब हमारा जो एंगल होता है दो वेक्टर के बीच का वो 0 डिग्री हो जाता है। अब क्योंकि ये 0 डिग्री है तो अगर मैं यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूंगा, फॉर्मूले के हिसाब से यहां पे तो ए बी कोस्ट 0 डिग्री लिखा जाएगा, कोस 0 1 होता है, इसलिए फाइनल आंसर आपका ए इंटू बी हमें मिल जाता है। लेकिन पैरेलल तो है ही है, बट अगर साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो क्या होगा, तो इफ both vectors have same magnitude तब क्या होगा। अब ये हमारे मन में सवाल जरूर आना चाहिए। तो यार सिंपल सी बात है, देखो अगर ए वेक्टर डॉट मान लीजिए ए वेक्टर में कर देता हूं तो मैं लिखूंगा भाई ए वेक्टर यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, फिर से ए का मैग्नीट्यूड cos ऑफ
0 डिग्री, cos 0 1 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको a स्क्वायर मिल जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे वाले जो टर्म होंगे उनको मैं उनके डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख सकता हूं। क्लियर है ना? ओके, फिर आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले एक नेक्स्ट कर लेते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, परपेंडिकुलर टू वन अनदर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो लिखूंगा मैं ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है, वो ये कि अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द b वेक्टर। तो किसी भी दो वेक्टर का मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, और डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर मेरा रिजल्ट आ जाता है क्या, 0, तो इसका मतलब है कि वो जो दो आपके डॉट प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब यही सेम कहानी हम यूनिट वेक्टर्स के अंदर भी स्टडी करेंगे। देखिए, तो मैं पहले इसको डाल देता हूं, डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स, इन यूनिट वेक्टर्स। अब मैं आपको यूनिट वेक्टर की तो ऑलरेडी नॉलेज दे ही चुका हूं, तो अब थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे पास तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो आई कैप होता है, वाई एक्सिस की बात करूं तो उसके अलोंग की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम जे कैप का इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो वहां पे हम के कैप का शो करते हैं, के कैप एज ए यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं। तो अब हमने क्या किया, अगर तो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या होगा, मतलब अगर मैं आई डॉट आई करता हूं तो उस केस में क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो cos 0 लगाऊंगा। आप जानते हो कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर फाइनली क्या आ गया, 1 आ गया। उसी तरह जे कैप डॉट जे कैप करूंगा तो 1 आएगा, उसी तरह के डैप डॉट के कैप करूंगा तो भी हमारा 1 ही आएगा। और अगर सिमिलर वेक्टर्स ना हो तब क्या, जैसे कि अगर मैं कहूं आई कैप डॉट जे कैप करना है, तो आई कैप डॉट जे कैप का मतलब, आई कैप मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। ऐसे कंडीशन में आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 90 डिग्री पुट किया जाएगा और आंसर हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह जे कैप डॉट के कैप कर दूं तो भी 0, उसी तरह मतलब अगर सेम है, अगर सेम मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट्स हो रहे हैं तो 1 आ जाएगा, और अगर डिफरेंट होंगे तो समझ जाना 0, क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री का एंगल यहां पे आ जाता है। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए, ये तो तब हमने करना, डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगाना है, जब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मुझे दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो। लेकिन मान के चलो कि अगर आपको ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में आपको पे वेक्टर्स दिए गए हों, जैसे कि बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे यह आएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना जी। और ऐसे कंडीशन में कोई अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करने को बोल देता है, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपको बोल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि पहले आप इस टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए वाले ए जेड के कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 1 मिनट में आपको आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए, ए एक्स के साथ आई कैप है, आई कैप और आई कैप ये दोनों एक जैसे यूनिट वेक्टर्स हैं। जब एक जैसे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 आता है।
लेकिन जब ये आई कैप इस जे कैप से मल्टीप्लाई होगा या ये आई कैप इस के कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ऑब्वियस आंसर 0 है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी वजह से जब कभी भी किसी दो वेक्टर के बीच में जो इनको आई कैप जे कैप के टर्म्स में शो किया हुआ है और उनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो हमने देखा है कि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आई आई वाले मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे बी एक्स आ जाएगा। फिर जे जे वाले के जो कोफिशिएंट्स है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वाई एंड बी वाई आ गया। और सिमिलरली के वाले कर दीजिए तो हमारे पास आएगा ए जेड बी जेड। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी अगर वेक्टर हो आई कैप जे कैप के टर्म्स में, तो उनको आपस में डॉट प्रोडक्ट आप कर सकते हो। इसी के साथ ना एक क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखिए ये मेरा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है। मुझे ये प्रूव करना है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर। तो ये मुझे प्रूव करना है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं आपको ऑलरेडी इसका एक बढ़िया सा कंडीशन दे चुका हूं, और कंडीशन क्या है वो ये कि भाई अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं और अगर उसका आंसर 0 आ गया तो मतलब यही होगा कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो बस इस चीज का अब हम फायदा लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूं तो अभी आपको सिखाया कि आई आई वाले कोफिशिएंट जे जे वाले और के वालों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आई आई वाले करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा एक, तो उसके बाद जे जे वाले करेंगे तो यहाँ पे -2 इंटू 1 है तो -2 इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू -1 है तो -1 इंटू 2 हो जाएगा। सो फाइनली 2 2 4 आया, यहाँ -2 आ गया, ये वाला -2 आ गया, तो आंसर आपका 0 आ गया। तो क्योंकि जब मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला और डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद क्योंकि मेरा रिजल्ट यहाँ पे 0 आ गया है, तो आप कहेंगे कि ये जो दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं ये आपके आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, सही है ना। चलिए सो अब आपको मैं लेके चलता हूं एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हम फिर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसी भी दो वेक्टर्स का। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी वैसे अब डॉट प्रोडक्ट वैसे करना ही गया होगा ना। चलिए छोड़िए, अब एक काम करते हैं हम बात करें। और हाँ, आपको ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, आपको अलग से इंपॉर्टेंट जितने भी मेरे पास न्यूमेरिकल्स हैं उनकी अलग से एक वीडियो बनाकर मैं फिर से आपको सारी बातें समझाने वाला हूं। सो अब बात करेंगे बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, ऑफ एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब क्या कि यार मुझे फिर से दो वेक्टर दिए गए हैं और उन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जानते हो कि यार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, साथ में कॉस ऑफ थीटा है। तो इसका मतलब कॉस थीटा निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और उसको डिवाइड कर देंगे ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के साथ। तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, आपका एक स्पेसिफिक एंगल जो है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का वो आपको मिल जाता है। अब इस चीज को समझने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ए वेक्टर है, वो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और एक मेरे पास बी वेक्टर है बेटा, वो है मेरे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब मुझे इन दो वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है। तो अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। चलिए कर देते हैं। मैंने बता दिया कोफिशिएंट ऑफ आईज मल्टीप्लाई जेज एंड केज को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1s are 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू -1 तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और 1 इंटू 1 विल गिव यू 1। सो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे 1 आपको मिल जाएगा। उसके बाद मुझे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है।
देखिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ आई यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ जे का 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, और के का 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा। अल्टीमेटली जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो रूट ऑफ 6 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं यार। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे निकालना बेटा, फिर से कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर मतलब आ गया 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि फिर से आपको √6 आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो अपने फॉर्मूले में डालेंगे cos थीटा क्या होता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू 1 हमें मिल चुकी है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 है और इसका भी √6 है, बी का भी। तो ये आ गया 1/6। तो हम, अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, अब अगर आप आईएससी के स्टूडेंट तो कैलकुलेटर कर सकते हो तो प्रॉपर एंगल निकाल लेना, और अगर नहीं कर आपको अलाउड नहीं, अगर आप सीबीएसई के हैं तो बस cos इनवर्स 1/6 करके छोड़ देना। तो फाइनली ये आपका यहाँ पर आंसर है, और इस तरीके से हमें ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना होता है। आई होप आपको यार समझ तो आ ही गया, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, राइट। चलिए अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं एक और पार्ट के ऊपर। कभी कभी ना हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर हमें कहा जाता है, दैट इज, ध्यान से देखें, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर along another vector आपको पता प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब होता है परछाई ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए यार ये मेरा एक ए वेक्टर है और ये हो गया मेरा बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल है थीटा। इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा है। तो अगर मैं यहां पर, बड़े ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए यहां पर मैं एक लैंप लगा देता हूं, क्या लगाता हूं? एक लैंप लगा देता हूं, तो ये हो गया एक बल्ब। तो बल्ब की रोशनी जब इस, मान लो ये एक प्लैंक है और ये भी एक प्लैंक है, ठीक है, एक एंगल थीटा पे रखा हुआ है, तो जब इस बल्ब की रोशनी इस बी के ऊपर पड़ेगी तो आप देखना इसकी जो परछाई है वो इतने एरिया में हमें दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी इसके ऊपर, ऐसे इतने से हिस्से पे। तो ये जो रेड वाला हिस्सा दिखाया वो एक्चुअली में प्रोजेक्शन है मेरे बी का ए वेक्टर के ऊपर। तो बेसिकली ये होता है। तो जब यहाँ से लाइट फॉल करती है तो लाइट फॉल करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो परछाई है ना, कितनी परछाई आपकी ए वेक्टर के ऊपर है, तो वो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर होती है, ठीक है, किसके ऊपर? ए वेक्टर के ऊपर। सो अब उसको फाइंड कैसे करें और क्या करना है वो मैं आपको जो बताऊंगा। देखिए वैसे तो प्रोजेक्शन का मतलब सिंपल है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर, बट पंगा ये है कि कभी कभार ना दो वेक्टर्स के बीच में एंगल नहीं दिया जाता, और ऐसे कंडीशन के अंदर मुझे कोई कह दे भाई इसका प्रोजेक्शन फाइंड करो, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। और ऐसे कंडीशन में क्या करना है हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर मुझे मान लीजिए यहां पे इस केस में प्रोजेक्शन निकालनी है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। मान लो कोई मुझे कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो आंसर बहुत सिंपल है, आंसर है बी cos थीटा एंड दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं करना, 2 मिनट में आ गया आंसर हमारा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला कि कभी कभार हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें एंगल नहीं दिया जाता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है ये कहानी उसके बारे में है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, आप जानते हो cos थीटा क्या है? cos थीटा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, यही होता है। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आएगा बेटा b इंटू, ध्यान से देखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी, ये बना। इस b से इस b को कैंसिल कर दीजिए। अब यहां पे अगर आप देखो ध्यान से, ये है a वेक्टर डिवाइड बाय a। एक वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो हमें उसका यूनिट वेक्टर मिलता है।
तो मतलब ये है ए वेक्टर और ए उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये हो गया ए कैप। ए कैप हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए, और साथ में है मेरा डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से आप आसानी से बी की प्रोजेक्शन निकाल सकते हो ए के ऊपर। तो करना क्या है मैं बता देता हूं। बी की प्रोजेक्शन अगर ए से करना हो तो आपको बेसिकली डॉट प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर का विद द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो उससे आप अपना आसानी से प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, मान लो कोई ऐसा क्या देता है, तो देखो जिसका निकालना है उसको एज इट इज रहने दीजिए, और जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करना है। अच्छा, आपके मन में अगर दिक्कत अभी भी है तो एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास जो न्यूमेरिकल है वो कुछ ऐसा सा है। न्यूमेरिकल जो है वो मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है। सो न्यूमेरिकल में कह रहा है कि मेरे पास, अच्छा मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, पहले तो कितना है आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप, ये मेरे को दिया हुआ है। और दूसरा है बेटा बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो ये मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां पे दिया हुआ है। ठीक है जी। सो अब इस कंडीशन में मुझे क्या फाइंड करने को बोल रहा है, कहता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन of vector A in the direction of vector B। तो ये मुझे करने को बोल रहा है, तो A की प्रोजेक्शन निकालनी है B के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन अगर मैं निकाल रहा हूं, प्रोजेक्शन को एक काम करते हैं P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यार। ठीक है, A वेक्टर का निकालना है B के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मैं A वेक्टर लूंगा और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर के साथ। तो जिसके अलोंग निकालना होता है उसके अलोंग उसकी डायरेक्शन निकाली जाती है। तो ए वेक्टर तो यार ऑलरेडी बना पड़ा है, मुझे कोई पंगा नहीं है। बी कैप निकालना है तो निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। बी कैप का मतलब हुआ बी वेक्टर डिवाइड बाय इसके खुद के मैग्नीट्यूड के साथ। तो बी वेक्टर क्या है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डिवाइडेड बाय ये है मेरा बी हो गया कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया यार 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय रूट ऑफ 6। लो जी भाई, यहां तक तो मेरा आ गया है। अब मुझे करना है ए वेक्टर डॉट बी कैप। यार अच्छा, इनको थोड़ा अलग अलग कर ले यार, इसको मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, जैसे कि 2 बाय रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 6 जे कैप प्लस 1 बाय रूट 6 के कैप आ गया। तो अगर मुझे करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, गलती होगी थोड़ी सी, थोड़ा ठीक करते हैं इसको। मुझे निकालना है ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो मतलब आई का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे आई का कोफिशिएंट 2 बाय रूट 6 है, इसलिए आ जाएगा 1 इंटू 2 बाय रूट 6। अब ए का कंपोनेंट है -2, ठीक है -2 ले लिया और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बी कैप के कंपोनेंट के साथ, तो आ गया 1 बाय रूट 6, 1 बाय रूट 6। ये लो जी आपके पास आ गया। और फाइनली यहां पे है के कैप का 2 है, तो 2 ले लिया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय रूट 6 के साथ, जो कि के कैप का हमारा कंपोनेंट है। तो बस ये मुझे करना था यहाँ पे। तो फाइनली अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा आसान है यार। 1 बाय रूट 6 कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालते देखो ऊपर क्या आएगा यहाँ पे 2, फिर -2, फिर +2 कट गया, फाइनली 2 बाय रूट 6 हमारा आंसर है, 2 बाय रूट 6 एंड ये मेरा आंसर हो गया। तो यार बस इस तरीके से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है खत्म होता है। चलिए अब मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं। तो अब हमें बात करनी है वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है,
इसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस केस में किसी भी दो वेक्टर के बीच में ऐसे क्रॉस का निशान लगाते हैं। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें मिलेगा हमारा वेक्टर। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। अब हमें यह देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो वो मैं आपको थोड़ा सा आराम से इस तरीके से समझाता हूं कि देखिए, ये हो गया मेरा ए वेक्टर और ये मान लेते हैं मेरा बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और ये जो दो वेक्टर्स है ना, ये एक ही प्लेन में है। तो एक ही प्लेन में दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसा दिखा देता हूं। ये क्या है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर ये दो वेक्टर्स हैं, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा। मतलब ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, उसका साइन लेना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जिसको आपने पाया है इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक बात याद रखें कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो भी हमें आंसर मिलता है उसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the given two vectors। मतलब ये कि जैसे अब ये A है, ये B है, तो या तो आपका इस डायरेक्शन में होगा, जो इस देखो ये क्या है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली ऐसे, या तो ऊपर की तरफ होगा या तो वो नीचे की तरफ होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे यार कि ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, इसके लिए हमने यूज किया राइट हैंड थंब रूल। अब इसको कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में हमने क्या करना होता है, अब जैसे कि पहला क्या लिखा है ए, फिर लिखा है बी, हमने अपने जो फिंगर्स होते हैं उनको कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ए टू बी। तो जैसे आप ए टू बी अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका जो थंब है वो मुझे डायरेक्शन बताएगा कि यार वो किस तरफ जा रहा है। तो देखिए आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स को जब आप ए टू बी कर्ल करोगे, जैसे मैं यहां पे करूंगा ए टू बी किया, तो जैसे मैं ए से बी करूंगा थंब जो है वो ऊपर की तरफ शो करेगा और ये हो गया आपका एन कैप। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं थोड़ा उल्टा ऐसे दिखाई दे रहा होगा, मेरा लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपने अपने राइट हैंड साइड के साथ करके देखो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, ए पे हाथ, ए पे उंगलियां रखनी है, बी की तरफ कर्ल करना है, जो थंब है वो ऊपर की तरफ शो करेगा। एंड इसलिए ये जो हमारा आंसर आया है ए बी साइन थीटा, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां होगी, इसके अलोंग होगी, ऊपर की तरफ होगी आपकी। और उसी तरह अगर बी क्रॉस ए होता, सपोज बी क्रॉस ए, ये क्या है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है। और अगर बी क्रॉस ए होता तो देखो बी उधर है, ए इधर है, बी क्रॉस ए करूंगा थंब नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ऐसे फिंगर कर्ल करता तो आपका जो एन कैप है, थोड़ा सा साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं, ये आपका ऐसे, तो इधर आपका एन कैप होता। तो ये डायरेक्शन किसकी है, ये है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की। सो इस तरीके से हम अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल अगर मुझे अपने इस को लिखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिखना है, तो वो होगा ए बी साइन थीटा, साथ में आ जाएगा एन कैप जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और आई होप मुझे अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन पे आपने इन दोनों वेक्टर को कंसीडर किया हुआ है। तो पहले तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मुझे कहता है यार कि सर ये अगर मुझे एन कैप निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, सिंपल है यार, ये देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप करिए और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए बी साइन थीटा, ठीक है।
तो ऐसे करके आप अपनी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। कोई इतनी बड़ी इशू वाली बात नहीं है, 2 मिनट में आंसर आ जाता है। अगर आपको याद हो, मैंने डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया था कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, मतलब वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। तो मैं यहां लिख देता हूं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डू नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा क्या हो गया, बात सिर्फ है उसके डायरेक्शन की। आप देखो ना, अगर ए क्रॉस बी लिख दिया मैंने और यहां पे बी क्रॉस ए कर दिया मैंने, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। प्रॉब्लम है सिर्फ इसके डायरेक्शन को लेकर। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पे। अब इस कंडीशन में जैसे कि मैंने ये वाला किया था, अब इसमें जब बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो नीचे शो कर रहा है, अगर ए क्रॉस बी कर रहा हूं ऊपर शो कर रहा है, मतलब ये कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन को ये शो कर रहा है। इसलिए मेरा ए डॉट ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। लेकिन फिर भी स्टिल अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं, इस वजह से आप ऐसे लिख सकते हो। बट ये कॉम्यूटेटिव लॉ को आपका ओबे बिल्कुल भी नहीं करता है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंटर पे चलते हैं, ये पहला पॉइंट था नोट का, अब दूसरा पॉइंट हम नोट करते हैं। अगर मेरे पास टू पैरेलल वेक्टर्स हो तो क्या करेंगे, टू पैरेलल वेक्टर्स हो तब क्या होगा, तो दिखाते हैं आपको करके। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, तो थीटा एंगल इनके बीच का 0 डिग्री होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं तो ये ऑब्वियस है बेटा, ए बी साइन ऑफ 0 लिखा जाएगा, साथ में एन कैप आएगा। साइन 0 0 होता है तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। तो जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हमने स्टडी किया था कि किसी भी दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करके आंसर 0 आएगा तो मैं कहूंगा वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अगर आंसर आपका 0 आ रहा है तो समझ आना यार कि वो जो दो वेक्टर्स है वो आपस में पैरेलल है। इसी वजह से अगर मैं आई क्रॉस आई करूंगा तो आंसर मेरा 0 आएगा, बिकॉज ये दोनों बेटा दोनों सेम डायरेक्शन शो कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन वालों के बीच का एंगल 0 होता है तो आंसर 0 आता है। उस तरह जे क्रॉस जे करेंगे तो आंसर 0 आएगा, उस तरह के क्रॉस के करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। बट सवाल ये है कि सर अगर ये ना होकर दूसरा हुआ, तो जैसे कि आई क्रॉस जे हुआ, जे क्रॉस के हुआ, तब क्या करना है, तब आपको ना एक प्यारा सा रूल समझाता हूं, उससे 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले ऊपर आई लिखो, यहां पे जे लिखो और यहां पर आप अपना के लिखो, ठीक है। अब यहां पे हम सर्कल बनाते, देखिए अगर मैं कर रहा हूं आई क्रॉस जे, अगर मान लो मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो इसका जो आंसर होगा ना वो उसका नेक्स्ट होता है, दैट इज के कैप आएगा। जैसे कि अगर मैं करता हूं यहां पे, जैसे कि आ गया जे क्रॉस के कर देता हूं तो उसका नेक्स्ट कौन है, आई, तो लीजिए इसका ये आई आ गया। और उसी तरह अगर मैं के क्रॉस आई कर देता हूं तो आंसर क्या आएगा, जे कैप आएगा। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का रूल, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाते हो, जैसे कि ये उल्टा, मतलब जे क्रॉस आई कर देते हो, जे क्रॉस आई कर देते हो, तो मैंने क्या कहा था, क्योंकि ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है ना, इसकी वजह से नेक्स्ट टर्म तो लिखोगे बट उसमें माइनस का साइन लगाओगे, मतलब माइनस ऑफ के कैप लिखोगे आप। उसी तरह अगर आप आई क्रॉस के कैप की बात करते हो तो आंसर आएगा माइनस ऑफ जे कैप, और उसी तरह आप जे क्रॉस के की बात करोगे तो आंसर आएगा माइनस ऑफ आई कैप। तो इस तरह से देखो ना, जे क्रॉस के ऐसे था, और अगर आप के क्रॉस जे करेंगे तो ऑब्वियस है ना माइनस आई कैप आएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है इस वजह से। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई क्लॉकवाइज देन टेक द प्लस साइन, जब आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो टेक द नेगेटिव साइन, बट लेना हमेशा नेक्स्ट वाला होता है। तो इस तरह से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लियर, आगे चलती है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है यार, कि अभी हमने क्या पढ़ा कि यार अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता है, तो यार मैं 2 मिनट में अपना आंसर निकाल सकता हूँ और एंगल पता तो निकाल सकता हूँ। बट अगर
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में हुआ तो क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब हुआ जैसे कि हो गया आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू ए के ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, अगर आपको ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया है बेटा बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, मतलब आपको ये दिया, और अब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो बेटा इसको करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको सिखाता हूं, ध्यान से आप समझिए। तो अगर ए क्रॉस बी मुझे करना है तो उसको करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप ऐसे दो लंबी लाइनें दिखाएंगे, वैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म है जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले ऊपर लिखेगा आई, फिर लिखेंगे जे, फिर लिखेंगे आप अपना के। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, और लिखने के बाद ऊपर साइन भी लिखना है। पहला होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस, और तीसरा होगा फिर प्लस। तो प्लस माइनस प्लस ऐसे ही लिखना है हर एक के लिए। फिर अब कह रहा है वो आई, पहले लिखा है ए, क्योंकि पहले ए लिखा है तो पहले ए के सारे कोफिशिएंट्स लिख दो यहाँ पे। तो ये आई का ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है। हाँ, कभी कभार कोई मुझे पूछते भी है कि सर अगर मान लो यहाँ पे जे कैप नहीं है तो क्या? तो बस उसकी जगह जीरो डाल दो, बात खत्म। जब नहीं है तो क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं, वहां जीरो लगा देना। और फिर उसके बाद बी एक्स, तो ये बी एक्स हो गया, बी वाई हो गया, बी आपका जेड हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, थोड़ा ढंग से समझ के करना बेटा ये चीज। तो सबसे पहले हम अपना लिखेंगे आई कैप, और उसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस आई कैप। और ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो। मतलब अगर ये वाला माना है तो ये इसका रो है और ये इसका कॉलम है, नहीं ये रो है ये कॉलम है, तो आप इसको छोड़ दो, इसको लिखना। तो बाकी चार जो आपको दिख रहे हैं उसको आपने छोटे फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स में लिखना है इसको। तो ये हो जाएगा ए वाई, ये ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म ही आपका ए वाई ए जेड, और उसके बाद आ गया बी वाई बी जेड। डन। नेक्स्ट है माइनस जे कैप, क्योंकि नेक्स्ट तो आपका माइनस जे कैप है, दिस इज योर माइनस जे कैप। अब ऐसा करने के बाद उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो, जो बाकी के चार बचे हैं उसको प्रॉपर मैट्रिक्स में लिख लो। तो ये आ जाएगा आपके पास ए एक्स ए जेड, उस तरह बी एक्स बी जेड, फिर प्लस के कैप है इसलिए प्लस के कैप लगा दीजिए। ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर वही बात, इसका रो और इसका कॉलम, रो एंड कॉलम छोड़ दो, जो बाकी चार बच गए उसको लिखो। मतलब ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई कर लिया बस। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कुछ भी कर रहे हो। तो जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपने प्लस साइन लेना है, और जब आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपने माइनस का साइन लेना है। मैं करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। तो आई कैप में एज इट इज लिखूंगा। तो देखो ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, फिर माइनस का साइन बी वाई इंटू ए जेड, माइनस जे कैप को एज इट इज रखेंगे। ये आ गया ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। जब इसकी बात आएगी तो आएगा बेटा प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरीके से आप अपना क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो बड़ा आसान सा मेथड है, आई नो लंबा मेथड है बट आसान जरूर है। आप आराम से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। जैसे कि एक तीर से दो शिकार करने वाली बात जो होती है, तो वही काम करते हैं। मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाता हूं, और उस क्वेश्चन के अंदर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि क्या वो दो वेक्टर आपस में पैरेलल है कि नहीं, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो ये है। देखिए अब हम करेंगे एक अपना न्यूमेरिकल। इससे क्या होगा ना, आपको एक अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाएगी करना क्या है आपने। तो कहता है कि शो दैट आपका ए वेक्टर जो है -6 आई कैप प्लस 9 जे कैप -12 के कैप है ना, एंड बी वेक्टर कितना दिया है आपको, दैट इज 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप ठीक है, आर
पैरेलल टू ईच अदर। तो ये मुझे प्रूव करना है। अब मुझे पता है कि अगर पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू अगर आपके 0 आती है तो इसका मतलब होगा कि ये आपस में पैरेलल है। तो सॉल्यूशन शुरुआत करते हैं। पहली बात, मुझे इनका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना होगा। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, आई कैप, फिर आएगा जे कैप, फिर आएगा के कैप, यहां आएगा प्लस माइनस प्लस। ओके, अब डाल देते हैं वैल्यूज। तो पहले ए के कोफिशिएंट सारे डाल देते हैं, -6, 9, -12। अब आ जाते हैं बी के, 2, -3 एंड 4। तो ये आगे इसके। अब सबसे पहले प्लस आई कैप, छोटा सा मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, बाकी 4 को लिखो। 9, -12, -3 और 4 आपके पास यहाँ आएगा। फिर आएगा माइनस जे कैप। माइनस जे कैप की बात करेंगे तो इसके फिर से रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया जाए तो कौन कौन आ गए 2x2 के मैट्रिक्स में, -6, -12, 2 एंड 4। फिर आएगा प्लस के कैप और बस उसका रो एंड कॉलम छोड़वा दीजिए तो आ जाएगा बेटा -6, 9, 2 एंड -3। बस अब सॉल्व करना है मुझे। आई कैप पहले लिखा जाएगा। देखो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास 9 4 ज़ा 36 होता है, यहाँ पे हमारे पास आ गया। और 3 12 ज़ा आपके 36 है। अब देखो -3 इंटू -12, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, लेकिन जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक्स्ट्रा माइनस और हमें लगाना होता है, जिसकी वजह से -36 हमारे पास आएगा। फिर आया माइनस जे कैप। अब ऐसे कंडीशन में आपके पास आ गया 6 4 ज़ा 24 बट विद -24 बिकॉज -6 इंटू 4 है। जब 2 इंटू -12 करूंगा तो 100% हमारा जो आंसर है वो -24 हमें मिलेगा, बट एक एक्स्ट्रा माइनस लगाने की वजह से वो आपका +24 आपका हो जाएगा। 24 था ये आपका, गलत लिख दिया मैंने, इसको 24 कर देता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं प्लस के कैप। जब प्लस के कैप की बात कर रहे हैं तो 6 18 होते हैं, बट -6 इंटू -3 गिव यू +18, फिर माइनस साइन। अब 9 2 ज़ा 18 तो 18 आ जाएगा लाइक दिस। आप देख सकते हो सारा कट गया बेटा, आपका आंसर जो है वो आपको 0 मिल रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। बहुत इजी है, बट हाँ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं बेटा कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो उस ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेल्प से मैं पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। तो चलिए आपको वो दिखाता हूं। देखिए तो मेरे पास मान लेते हैं यहां पे दो वेक्टर्स हैं, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं चाहूं तो इसको एक प्लेन के दो डिफरेंट वेक्टर्स भी मान सकता हूं, मतलब मैं एक पैरेललोग्राम भी क्रिएट कर सकता हूं। और पैरेललोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ का वेक्टर ऊपर लेना पड़ेगा लाइक दिस, और सिमिलरली लाइक दिस। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया आपका। ठीक है, तो अब एक पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा आपका, कि एक वन साइड, जैसे मैंने लेंथ ले लिया, लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, यही होता है ना आपका। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे यार ये फाइंड करना है कि ये जो लाइन मैंने बनाई है इस लाइन की लेंथ कितनी है। तो ये O है, ये B है आपका, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हैं कि साइन थीटा क्या है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हुआ ये वाला, इसको सी नाम दे देता हूं यार मैं, है ना। तो साइन थीटा क्या हो गया बेटा आपके पास, दिस इज BC बाय OB। तो BC क्या आ गया बेटा आपके पास, OB साइन थीटा। OB की लेंथ B है तो B साइन थीटा आ गया। तो ये देखो ये बन गया आपका B साइन थीटा। बना कि नहीं बना आपके पास। तो मेरे कहने का मतलब यहां पे दिए था कि अगर मैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालूं और उसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, AB साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो ये देखो ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, OA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज BC।
तो ओ ए कितना है, वो तो ए ही है जो कि हमारा लेंथ है या मैग्नीट्यूड है मेरे ए वेक्टर का। और बी सी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ए बी साइन थीटा, जो कि एग्जैक्टली इसके बराबर है। इसलिए एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम किसी दो वेक्टर से अगर हमारा एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं मैं और उसका एरिया पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना और वो ऑटोमेटिकली उस पैरेललोग्राम का एरिया आपको दे देगा। सिमिलरली अगर आपने किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपने निकालना है, तो बस तरीका वही है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद बस आपका काम क्या है कि उसका हाफ कर दो, क्योंकि जैसे आप उसका हाफ करोगे आपको जो ट्रायंगल दिया गया है उसका एरिया आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो बहुत सिंपल तरीके से आप ये सब काम कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर मान लीजिए कि मेरे को किसी भी पैरेललोग्राम का मान लीजिए डायगोनल्स दिए हों, तो उस डायगोनल्स के बेसिस पे कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो टॉपिक लिखिए कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कहा ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा हो गया आपका बी वेक्टर हो गया, टर्न। अब कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा आपका कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यार। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, ये रहा और ये रहा, ठीक है, ये हो गया। तो एक जो डायगोनल हमने यहाँ पे लिया है वो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, इसको हो गया D1 मान लेते हैं, ये D1 वेक्टर है आपका। तो देखो ये बी वेक्टर है, तो मैंने कहा ना कि पैरेलल होने की वजह से ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो ये लेंथ भी सेम है, तो ये बी वेक्टर है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये एक ट्रायंगलो बन रहा है। ट्रायंगलो में क्या बताया था कि इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन थर्ड साइड इन द ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। तो इसका मतलब है कि D1 वेक्टर और कुछ नहीं है, एक्चुअली में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। और अगर मैं दूसरा डायगोनल ऐसे ले रहा हूं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये मेरा है D2 वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और ए वेक्टर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि बी वेक्टर और D2 वेक्टर का सम जो है वो ए वेक्टर के बराबर है। तो मतलब ये, इसका मतलब क्या बना आपका, मतलब ये बना कि एक्चुअलिटी में हमारा जो D2 वेक्टर है और कुछ नहीं है, वो है ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो बस इस तरीके से हमने दोनों अपने डायगोनल्स निकाल लिए। अब आप इन दोनों को ऐड करो, पहले इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं। सो एडिंग 1 एंड 2, तो ये आएगा बेटा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। सो a वेक्टर और कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 हो गया। और अगर आप 1 माइनस 2 कर देते हो, 1 माइनस 2, तो आपको मिलेगा बेटा कि D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, ए से ए कट जाएगा, बी वेक्टर और ये आएगा 2b वेक्टर आ जाएगा आपके पास। तो बी वेक्टर क्या आ गया बेटा आपके पास, D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 आपको यहाँ पे मिल जाता है। यार ये देखो, ये इजी है, कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए जी, सो फाइनली एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है ये आपको पता है यार। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम मैं आपको बता चुका हूं, वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब ये हुआ कि D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इसको कॉमन ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। यार एक नई शीट में करते हैं आराम से, ऐसे समझ नहीं आएगा ये तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम मुझे निकालना है। तो अभी मैंने क्या देखा यार कि हाफ D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर है ना, ये आएगा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट
किसका, d1 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर 1/2 ऐसे। ये देखो, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, 1/2 1/2 1/4 हो गया, बाहर ले लो 1/4, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, और यहां पे आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ d1 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर। तो 1/4, देखिए d1 वेक्टर क्रॉस d1 वेक्टर आंसर 0 आएगा। वाई? बिकॉज d1 और d1 दोनों एग्जैक्टली सेम है, और मैंने क्या बताया था, जब दोनों एग्जैक्टली आपके सेम होंगे तो उस टाइम उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। तो मेरे पास क्या आएगा फाइनली, दिस इज माइनस, ये आ गया d1 वेक्टर क्रॉस d1 वेक्टर, ठीक है, देन माइनस ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, डन। अच्छा, अब मैं d2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां आ गया बेटा क्या, यहां पे आ जाएगा प्लस d2 वेक्टर क्रॉस d1 वेक्टर, ये आ गया, और d2 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो अगर मैं इन दोनों को, अगर इस माइनस का प्लस करना चाहता हूं तो मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा मेरे को। तो अगर मैं इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज रेसिप्रोकल मतलब उसकी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, रेसिप्रोकली पोजीशन चेंज, कि पोजीशन चेंज करने से माइनस हट जाता है आपका, तो प्लस, अब ये एग्जैक्टली सेम आ चुका है। तो आपका फाइनली क्या होगा बेटा, ये ट्वाइस हो जाएगा, नीचे 4 से कट जाएगा, तो ये आ गया बेटा d2 वेक्टर क्रॉस d1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं, हम यहाँ पे ना स्टार्टिंग से ही मैग्नीट्यूड लेते जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरीथिंग, मैग्नीट्यूड सबका मैग्नीट्यूड लेते जा रहे हैं, है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो ये भी मैग्नीट्यूड के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप d1 वेक्टर क्रॉस d2 कर लो, चाहे d2 वेक्टर क्रॉस d1 कर लो, मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो आप 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर आप कर सकते हो। आप d2 क्रॉस d1 भी कर लो, कोई फर्क नहीं, मैग्नीट्यूड निकालना, बस मेन बात ये है। तो इस तरीके से आप डायगोनल्स की हेल्प से अपना एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक हो गया। बाकी अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो यार एक क्वेश्चन करा देता हूं, यही हो सकता है, और क्या करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल देखो, ओके। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें ना दो डायगोनल्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के। एक आपको डायगोनल दिया हुआ है जिसको कहते हैं 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और उसके बाद जो d2 है वो मेरे को दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये मुझे दिया हुआ है। वही एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर डायगोनल्स दिया हो तो फॉर्मूला है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। तो पहले मैं d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर करूंगा, जो नॉर्मली आपको सिखा चुका हूं मैं, i j k करके। यहाँ आएगा 3 1 2 1 माइनस 3 4 प्लस माइनस प्लस i कैप, रो कॉलम छोड़ो, तो 1 2 माइनस 3 4 माइनस j कैप, रो कॉलम छोड़ दो, तो 3 2 1 4, और k कैप करेंगे तो रो कॉलम छोड़ दो, तो 3 1 1 माइनस 3। सो फाइनली i कैप आ जाएगा बेटा 4 1 4 माइनस माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 6 लिख देता हूँ, माइनस j कैप 4 3 12 12 माइनस 3 2 1 2 हो गया, प्लस k कैप लिख दिया, और 3 3 9, बट माइनस है तो माइनस, और माइनस आएगा -1 ऐसे। ठीक है। सो फाइनली आप देख सकते हो मेरे पास 10 i कैप बन गया, ये भी -10 j कैप है, और -10 k कैप फाइनली आपको ये मिल चुका है। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, अंडर द रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, फिर कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर -10 का स्क्वायर।
तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 10√3। ये आ चुका है। बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में 1/2 से हाफ भी करते हैं, तो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ दिस होता है। हाफ ऑफ 10√3 करेंगे, आंसर आएगा बेटा 5√3। ठीक है, और साथ में स्क्वायर यूनिट लिख देंगे हम अपना, और इस तरीके से इसको फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने वेक्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अगर आपको डायगोनल दिया होता है। अब आई होप आपको अच्छी तरह समझ में तो आ ही गया होगा यार कि किस तरीके से आप अपने वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब हमारा एक पोर्शन खत्म हुआ, अभी तो आगे भी है। अब मैं आपको कराऊंगा बेटा रिलेटिव वेक्टर के बारे में कि रिलेटिव वेक्टर क्या होता है और किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम वो करते हैं। तो अब हमें बात करनी है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, देखो अगर आपको याद हो तो मैं आपको ऑलरेडी रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा चुका हूं 1 डायमेंशन के अंदर। जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है उस टाइम हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बट हम बात कर रहे हैं प्लेन की। प्लेन का मतलब होगा कि जैसे कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। मैं आपको दिखाता हूं प्लेन का मतलब पता है, वैसे आपको पता तो होगा ही यार, अब 11th में अब तो इतना तो मैं बता ही दिया था, पहले भी बताया हुआ है कि ये x है, ये y है। तो ये जितना हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है, ये XY प्लेन कहा जाता है इसको, ये XY प्लेन है। ठीक है ना। तो अगर एक XY प्लेन के अंदर या YZ प्लेन, ZX प्लेन, कोई भी प्लेन है, ठीक है, 2 डायमेंशनल जो प्लेन होता है, अगर उसमें कोई बॉडी आपकी मूव कर रही हो और उस टाइम उन दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और वेक्टर वाइज उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये पूरा पार्ट के अंदर हम यही स्टडी करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझने वाली होगी आपको कि, और जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, कि मान लेते हैं अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एक A है और एक मान लो B है। A वाला मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ VA और B वाला मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ VB। और अगर आप वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कैलकुलेट करना चाहते हो तो आएगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी B की विद रिस्पेक्ट टू A। ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। और अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B चाहिए तो ये हो जाएगा VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये तो है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहां पे बात हो रही है 2 वेक्टर्स की। तो जब 2 वेक्टर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वाला जो मैंने पढ़ाया था एग्जैक्टली वही चीज का यहां पे इस्तेमाल होगा। सो मान लेते हैं बेटा कि मेरे पास यहां पर 2 वेक्टर्स हैं। ये हो गया मेरा VA वेक्टर और ये हो गया मेरा VB वेक्टर। आप देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन मूव नहीं कर रहे, तो ये 1 डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट तो यहां पे नहीं है, ये 2 डायमेंशन है आपका। और इनके बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा है। अभी तक हमने ये जाना था कि अगर किसी 2 वेक्टर को हम पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके बीच में से निकला हुआ जो डायगोनल होता है वो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट देता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट इसके लिए ये जो रिजल्टेंट होता है ये होता है हमारा VA वेक्टर प्लस VB वेक्टर, दोनों का सम होता है। लेकिन अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B तो वो तो होगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। बहुत सिंपल सी बात बताई आपको मैंने। अब पंगा ये है कि मैं अगर इसको चाहूं तो प्लस ऑफ माइनस VB वेक्टर लिख सकता हूं। अब मैं ऐसे 2 वेक्टर्स को आपस में ऐड कर रहा हूं जिसके एक वेक्टर के ऊपर माइनस का निशान है। तो ये मेरा VB वेक्टर हुआ, तो माइनस VB का मतलब होगा ये एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में।
ये हुआ माइनस वीबी वेक्टर। तो अब इन दो वेक्टर्स का इस्तेमाल करके जब आप अपना रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो वो ये वाला रिजल्टेंट नहीं होगा, एक्चुअलिटी में वो यहां की तरफ दिखाई देगा। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये वो रिजल्टेंट है जो आपको मिल रहा है इन दोनों का इस्तेमाल करके, जो कि इस केस में है वी ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी बी वेक्टर। तो शायद आपको एक बात समझ में आएगी कि जब एडिशन ऑफ वेक्टर होता है तब हम एंगल थीटा लेते हैं, पर जब होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स तब उनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा लिया जाता है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही फॉर्मूला बेटा, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 VA VB कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा में करूंगा। तो आपका फाइनल आंसर बन जाता है वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 VA VB। खत्म होगी बात आपकी। आगे देखिए, अब ये जो फॉर्मूला है वो मुझे रिजल्टेंट जो है इन दो वेक्टर्स का दे रहा है, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास आई है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये हमारे पास है। साथ में यहां पे cos थीटा भी आना था, तो ये वो फॉर्मूला बन गया है। बट अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है जो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं तो हम ये वाला एंगल बिल्कुल नहीं निकालते, क्योंकि ये मेरा जो रिजल्टेंट है दोनों को प्लस करके आया है। उल्टा ये जो वेक्टर मेरे को दिख रहा है ब्लैक वाला, ये जो एंगल बनाएगा अल्फा विद द वी ए वेक्टर, मुझे ये अल्फा निकालना है क्योंकि ये एक्चुअलिटी में सही डायरेक्शन दे रहा है मेरे रिलेटिव वेलोसिटी की। तो अगर मैं tan ऑफ अल्फा निकालूंगा तो मैंने क्या बताया था कि जिसके साथ एंगल आप बनाओगे उसको छोड़कर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से शुरुआत करोगे, तो ये आएगा बेटा वी बी, दैट इज वी बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय वी ए प्लस वी बी कोज ऑफ 180 माइनस थीटा। तो यहां पे आपके पास आएगा वी बी साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा एक ही बात होती है, डिवाइडेड बाय वी ए प्लस वी बी कॉस थीटा है ना, कॉस 180 माइनस थीटा है ना, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा ना सिर्फ इसी वजह से यहां पे बीच में माइनस का निशान आएगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इस वजह से यहां पे माइनस का निशान आएगा। और आप इस फॉर्मूले से आराम से अपना जो डायरेक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए और ये फाइंड होगा आपके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। आई होप आपको अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये न्यूमेरिकल करके आपको रिलेटिव वेलोसिटी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से इसको एक बार हम रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं अ बस P is traveling with a speed of 40 km per hour towards north and another bus Q is traveling with a speed of 30 km per hour towards east. So find the magnitude and direction of velocity or velocity of bus P with respect to Q and velocity of bus Q with respect to P. देखिए ये सब फाइंड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा बता दूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि करना कैसे होता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा जो Q वाला है बस, दैट इज बस Q, उसकी जो स्पीड है उसको VQ मान लेता हूं और वो है 30 किलोमीटर पर आवर और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि ऐसे हम नॉर्थ, यहाँ साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट कंसिडर करते हैं। और जो दूसरा है बस आपका वो ट्रेवल कर रहा है P वाला 40 किलोमीटर पर आवर से एंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो लीजिए ये है आपका टुवर्ड्स नॉर्थ वाला पार्ट। तो ये है वेलोसिटी ऑफ P और ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, देखिए अब थोड़ा बात को समझने की कोशिश करें। अब मुझे पहले पार्ट में फाइंड करना है दैट इज वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है VP वेक्टर माइनस VQ वेक्टर।
सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि माइनस का साइन किस वेक्टर के सामने आया है। आप देख सकते हो कि VQ के सामने आपका माइनस का निशान आया है। अब ये ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो एंगल है वो आपका 90 होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि VQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने निकालना है, तो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो है VP स्क्वायर प्लस VQ स्क्वायर प्लस 2VP VQ। अच्छा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस वाला है ना इसमें, तो माइनस वाला मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में वेक्टर में माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस बीच में आएगा। cos ऑफ दैट इज 90 डिग्री। वाई 90? बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल 90 का है। cos 90 जीरो होने की वजह से पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा सिर्फ ये। सो VP स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस आपका 30 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 1600 प्लस आपके पास आएगा 900, तो ये आ जाएगा √2500 और फाइनली हमारा आंसर जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। मतलब ये, अब देखो इसका मतलब जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू Q का मतलब अगर मान लो कोई पर्सन Q वाले बस में बैठा है और अगर वो P वाले को देख रहा है, तो P वाले की स्पीड Q के हिसाब से क्या है, तो जो P वाला जो हमारा Q वाला पर्सन होगा उसको जो बस P है वो ऐसा लगेगा जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, पहली बात। अब साथ ही साथ मुझे इसकी डायरेक्शन को देखना है कि भाई वो किस डायरेक्शन में आपका मूव करेगा, मतलब जो Q वाला है उसको कैसे महसूस होगा कि जो P वाला है वो किस तरफ जा रहा है आपका। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है डायरेक्शन के लिए कि भाई साइन जो माइनस है वो किस वेक्टर के आगे है। अब जैसे कि वो VQ वेक्टर के सामने है, तो इसका मतलब ये होगा माइनस VQ रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो लगानी पड़ेगी और ये माइनस VQ को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे रिजल्टेंट VP और VQ के बीच में निकालना है, तो माइनस VQ के बीच में निकालना है। तो इसलिए जो रिजल्टेंट पहले यहां बन सकता था, अब वो वहां ना बन के कहां बनेगा, अब वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपका जो VPQ है वो हमें दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब है कि Q वाले को ऐसा लगेगा कि बस जो है एक्चुअलिटी में इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब आप जो एंगल बनाते हो, मान लेते हैं अगर आप बीटा जो एंगल है वो VQ के साथ बना रहे हो, तो आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूं कि tan बीटा क्या होता है आपका। सो tan बीटा हो जाएगा आपके पास दैट इज जिसके साथ एंगल होता है उसको छोड़ के दूसरा वेक्टर उठाना होता है, दैट इज VP साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय VQ माइनस VP cos 90 डिग्री। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको माइनस पुट करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। जब फॉर्मूले में हम VP या VQ डालते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स डालते हैं, मतलब पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू डाली जाती है। अच्छा, VP इस केस में 40 है, साइन 90 1 हो जाएगा, VQ 30 है, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4/3। तो जो बीटा है वो आपका आएगा tan इनवर्स 4/3, और ये वो एंगल है जो जिस एंगल से जो रिजल्टेंट है वो आपका मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू Q। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट भी है। अब वो कहता है यार तुमने जो सब कुछ किया वो बिल्कुल बढ़िया है, अब एक काम करो, मुझे बताइए कि वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P क्या होगी। ठीक है, तो अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात वही है कि जो पहले हो रहा था कि ये मेरा VQ है यहाँ पे, और ये है इस केस में दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, और ये है मेरा VP जो मेरा है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सबसे पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P ढूंढना है, तो मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ Q माइनस वेलोसिटी ऑफ P मुझे करना होगा। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर सबसे पहले कोई मुझे कहता है कि सर इसका मैग्नीट्यूड पहले बताइए क्या होगा इस वेक्टर का, तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज VQ स्क्वायर मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2VQ VP कॉज ऑफ एंगल जो उनके बीच में है वो है 90 डिग्री सेम। तो एग्जैक्टली हमें वही चीज ही मिल रही है जो हमें पहले मिली थी,
तो मन में जरूर आएगा कि आपका सर अगर ये एग्जैक्टली सेम है तो ये दो क्वेश्चन कैसे बने। एक्चुअली दो क्वेश्चन बनते हैं। रीजन सिर्फ क्या है कि पहले कंडीशन में हमने ये जाना था कि क्यू के हिसाब से पी वाले की स्पीड क्या होगी और पी की डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो पर्सन पी पे बैठा हुआ है उसके हिसाब से क्यू वाला का जो स्पीड है वो क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। सो डायरेक्शन जो है वो हमेशा डिफरेंट होती है। अब इस कंडीशन में देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब पी वाले को भी लगेगा कि क्यू वाला जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, पर वो किस तरफ जा रहा है ये जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि माइनस साइन किसके आगे है। तो पी के सामने माइनस साइन है, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे यहां पे ऐसे शो करना पड़ेगा, देयर इज माइनस वी पी। तो अब मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, तो ऑब्वियस है रिजल्टेंट कहां बनेगा, इन दोनों के बीच में यहां बनेगा। तो अगर आप पिछली पिक्चर को देखो तो जब मैं ये फाइंड कर रहा था कि भाई वीपी क्यू की डायरेक्शन क्या है, तो वो इस तरफ ऊपर की तरफ गया था, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ गया था कहीं पे विद एन एंगल बना के। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू की, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी बन जाती है दैट इज ईस्ट साउथ की तरफ। आपकी जो बस है उसको लगेगा ईस्ट साउथ की तरफ कहीं जा रहा है वो आपका। सो अब कितने एंगल से जा रहा है ये कैसे फाइंड किया जाए, तो मैं आपको ऑलरेडी उसका तरीका बता चुका हूं। तो पहली बात ये मान लेते हैं कि क्यू वाले के साथ एंगल आपका बीटा बना रहा है, तो सारा कुछ वही है यार, फर्क कुछ भी नहीं है इसमें भी। तो अगर मैं टेन बीटा यहाँ पे निकालता हूँ तो टेन बीटा के क्या हो जाएगा बेटा, टेन बीटा तो जिसके साथ आप एंगल बनाते हो उसको छोड़ के दूसरे को पकड़ना होता है, तो ये आ जाएगा अगेन बेटा वीपी साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय वी क्यू माइनस वीपी कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो अगेन बेटा आपका 40 नीचे 30, यहाँ आ गया 4/3, तो बीटा जो है वो आएगा tan इनवर्स 4/3। बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि पहले ये आपका जो एंगल बना था वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना था, अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपका बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो एंगल इतना विद ईस्ट, ठीक है ना, और इसका इस वाले में लिख सकते हैं इतना एंगल विद वेस्ट, तो आई थिंक इससे और क्लैरिटी हो जाती है कि इसकी डायरेक्शन जो है हमें कैसे लिखनी है। आई होप आपको यार ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपने रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं आपको और न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूं, आपको पता है मैं वीडियो अपलोड करूंगा ही, वहां पे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे हमने ये सब करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ना हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया या लास्ट टॉपिक रह गया है, उसको कंप्लीट करते हैं। जल्दी से टॉपिक लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और टॉपिक का नाम है सम केसेस ऑफ, दैट इज सम केसेस ऑफ relative motions observed in daily life। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हमने अभी पढ़ने हैं जो डेली लाइफ के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो केस है वो है द रेनफॉल। ठीक है, अब क्या मतलब है और कैसे करना है इसको स्टडी करते हैं। देखो बहुत आसान है यार, कितना मुश्किल नहीं होता। देखिए क्या होता है कि मान लो कोई पर्सन है आपके पास और वो पर्सन जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन कर लेते हैं, चलो मैन है ये, इस डायरेक्शन को मूव कर रहा है। अब जो बारिश है, आपको पता है बारिश जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आपकी गिरती है, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन। लेकिन जब मैन आपका चल रहा होता है और बारिश ऊपर से नीचे गिर रही होती है, तो उस टाइम इस मैन के हिसाब से रेन की क्या स्पीड होगी वो कैलकुलेट करने को कभी कभी आ जाता है। और इवन मुझे यह भी पता करना होगा कि मैन के विद रिस्पेक्ट टू जो रेन फॉल हो रही है वो किस डायरेक्शन में फॉल हो रही है। क्योंकि नॉर्मली जब आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसके अंदर आपको पूछा जाता है, या हाँ उसके अंदर यह पूछा जाता है कि आप अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे रखोगे कि जो बारिश है या जो रेन है आपकी
वो आप पर ना गिरे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मेन बात क्या है कि अगर मैं यही वाला केस लूं तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन। समझ में आ गया? तो नॉर्मली मुझे कहा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन के हिसाब से रेन की क्या वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करिए। तो ऑब्वियस हम इसको वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन यहां पे लिखेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड निकालने को बोले तो वही फॉर्मूला फिर से लगेगा, दैट इज वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर माइनस 2 वी आर वी एम कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 की वजह से 0 होता है, तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो सीधा यार ये कर दिया करेंगे वी आर स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये देखना है कि मैं अम्ब्रेला जो है वो कितने एंगल पे रखूं विद द वर्टिकल, सो दैट कि मेरे पे बारिश बिल्कुल ना गिरे या पर्सन पे बारिश बिल्कुल ना गिरे। तो देखिए ये आपकी वर्टिकल लाइन है, पहले तो दिस इज द वर्टिकल लाइन, और जो पर्सन है मान लेते वो ये वाला पर्सन है और वो इस तरफ जा रहा था, बारिश ऐसे ऊपर उसके गिर रही थी। चलिए ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए मैंने क्या कहा था वो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअलिटी में माइनस का साइन जो है वो किसके आगे है। तो माइनस का साइन जो है वो वी एम के आगे है, तो मतलब ये कि मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले ऐसे कर दूंगा, तो ये माइनस वी एम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आपने देखा वो एक्चुअलिटी में इस डायरेक्शन में है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपका यहां पे शो हो रहा है। अब इसको मैं हल्का सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, मतलब जो बारिश है वो इस एंगल से अंदर फॉल कर रही है, और हमें जब अम्ब्रेला रखना होता है वो वर्टिकल के साथ रखना होता है। तो वर्टिकल के साथ का मतलब हो गया कि मतलब कुछ ऐसे, अब हम अम्ब्रेला जो है ना वो इस तरीके से हम बेटा ऐसे रखते हैं। तो वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाता है हमें ये कैलकुलेट करना होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका यहाँ पे थीटा होगा। अब ऑब्वियस है बेटा टेन थीटा, आपको मैं बता चुका हूं कि जिसके साथ आप एंगल बनाते हो उसको छोड़कर दूसरे को पकड़ो, मतलब ये आ जाएगा वी एम साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 का है। और डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना यार इसको चेंज कर देता हूं मैं, मतलब क्या, ये सारा ही होगा, एक सेकेंड। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहां पर बीटा एंगल का इस्तेमाल कर लेता हूं, अदरवाइज आपको लगेगा ये वही एंगल है, पंगा हो जाएगा। तो ये बीटा है बेटा, ये भी बीटा है आपका, तो टेन बीटा 90 डिग्री अपॉन वी आर माइनस वी एम कोज ऑफ 90 डिग्री। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देता हूँ टेन बीटा का, वो वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो ये एंगल वो एंगल है जो हम वर्टिकल के साथ बनाएंगे अम्ब्रेला का, जिससे बारिश जो है वो पर्सन के ऊपर नहीं गिरेगी, मैन के ऊपर नहीं गिरेगी। तो इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट करना था। बाकी ऑब्वियस है यार, डिटेलिंग अगर आपको चाहिए मतलब और समझना है गहराई से, तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल तो लाया ही हूँ। तो न्यूमेरिकल को देखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्या बोलता है आपका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में कहता है कि अ शावर ऑफ रेन, ठीक है, अ शावर ऑफ रेन अपीयर्स टू, देखो अब पहले इसने बोल दिया कि शावर ऑफ रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। अपीयर्स टू फॉल का मतलब होता है कि ये एक्चुअल नहीं है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये एक्चुअली हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है ऑन ए पर्सन वॉकिंग ईस्टवर्ड, ठीक है। तो ये है यार वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, तो इसको मैं साउथ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन आपका 3 किलोमीटर पर आवर है ईस्टवर्ड, तो मतलब ईस्ट की तरफ है आपका।
सो उसने कहा कि मुझे एक्चुअल वेलोसिटी और रेन की डायरेक्शन आप बताइए क्या होगी। बहुत आसान है यार। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं फॉर्मूले के साथ देखूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला क्या हुआ, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये बनेगा। अब इस केस में ये जो आप देख रहे हो, मुझे वी आर वेक्टर ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे फाइंड करनी है एक्चुअल वाली। देखो यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा जाता तो उसका मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है आपका। तो ये माइनस वाला इधर जाएगा, तो वी आर एम वेक्टर का निशान प्लस वी एम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको वी आर तभी मिलेगा जब आप वेक्टर एडिशन करोगे गिवन टू वेक्टर्स की। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं। सबसे पहले तो यार यहां पे आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपका होगा, तो ये रहा आपका, और यहां पर ये रहा, ये है आपका ईस्ट की तरफ जाने वाला वेलोसिटी ऑफ मैन आपके पास यहां पे है। क्योंकि इनके बीच में प्लस का निशान है तो आपको किसी की भी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअलिटी में जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन अगर मुझे निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, किन दो वेक्टरों से बना है, वी आर एम और वी एम से। तो बस वी आर एम का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, फिर प्लस 2 VRM VM cos ऑफ 90 डलना, cos 90 की वजह से 0 तो वो खत्म हो जाएगा, तो बचा सिर्फ ये। तो सीधा क्या आ गया बेटा आपके पास, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, 25 अंडर रूट जो निकालेंगे आंसर 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। बात रह गई है डायरेक्शन पता करने की। तो जब हम डायरेक्शन पता करते हैं तो उसके लिए tan बीटा लगाएंगे, और जब भी हम बारिश की बात करते हैं तो वर्टिकल के साथ देखा जाता है कितना एंगल बन रहा है। तो मान लेते हैं कि ये बीटा एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं लाइक दिस, ऐसे ऐसे, हाँ, तो मुझे वर्टिकल के साथ देखना होता है कितना एंगल बना है। तो मतलब ये है मेरा वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एंगल देखना होता है। तो मैं आपको वैसे तो ऑलरेडी बता ही चुका हूं बार बार कि ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि जिसके साथ एंगल होता है उसको छोड़कर दूसरे से शुरुआत करो। तो वी एम साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय वी आर एम प्लस आएगा यहाँ पे वी एम कोज ऑफ 90 डिग्री, कोज 90 0 तो ये खत्म हो गया। तो आप देख सकते हो यार कि tan बीटा हमारे पास वी एम अपॉन वी आर एम आ चुका है। तो बीटा जो है वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ वी एम तो यार हमें पता 3 है और वी आर एम 4 है। तो ये वो एंगल है जो बारिश बना रही है विद द वर्टिकल, और ये हमें डायरेक्शन शो कर रही है रेन का। आई होप आपको बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपने ये वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। न्यूमेरिकल रियली बहुत आसान होता है, ऐसा कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस बात को समझना है कि भाई अगर माइनस साइन है तो कैसे ट्रीट करना है, वेक्टर्स के बीच में अगर माइनस है तो कैसे ट्रीट करना है, और अगर प्लस निशान है तो उनको कैसे ट्रीट आपने करना है। तो एक्चुअलिटी में जो बारिश है वो इस एंगल से फॉलो कर रही है। क्लियर। चलिए, अब ये हमारा पार्ट हुआ यहां पे खत्म। हमें एक चीज और स्टडी करनी है, वो है उन्हें तो रिवर मैन प्रॉब्लम होती है कि रिवर को क्रॉस करते वक्त टाइम कितना लग रहा है, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना। ये वाला एक आर्टिकल हमारा रह गया है। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा जो वेक्टर है यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से अब हम वो करते हैं। तो एक काम करो, जल्दी से ये टॉपिक लिखो ताकि हम ये अपना खत्म करें। और टॉपिक का नाम है टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। मैं कुछ केसेस बनाऊंगा, उस केसेस में ना आपका सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको एक बार ढंग से समझो मैं क्या कर रहा हूं। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास है रिवर, और रिवर का जो विड्थ है वो हम डी यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, और ये है वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली इन दो रिवर बैंक्स के बीच में। अब मैं यहां पे दो वेलोसिटीज कंसीडर कर रहा हूं, एक आपकी वी आर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और एक ये वेक्टर मैं ले रहा हूं, ये है वी एस आर, ये वी एस आर है।
So what is VSR? VSR is the velocity of a swimmer with respect to river. ठीक है, मतलब पानी रिवर के हिसाब से जो स्विमर आपका जंप कर रहा है वो एक एंगल थीटा बना के जंप कर रहा है आपका। ठीक है, अब इस VSR के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहां बनेगा जो कि VSR cos 30 बनेगा, और एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा जो कि है आपका VSR दैट इज साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास यहां पे आ चुका है। क्लियर? आगे देखिए, तो मुझे एक्चुअलिटी में वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू आर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा वी आर के साथ। अब देखो दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो हो ना हो जो भी मेरे स्विमर की वेलोसिटी होगी वो इन दो वेक्टर के बीच में कहीं जाकर होगी। ठीक है, अब एग्जैक्टली ऐसे ऊपर की तरफ है या एक एंगल जाके है वो हमें नहीं पता, हम उसके लिए कंडीशंस फाइंड करेंगे और उसके हिसाब से अपने आंसर्स को लिखेंगे। तो पहले तो देखो यार ये मेरे पास आ चुका है, तो अब इस वेलोसिटी जो स्विमर है ना, स्विमर उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई क्या होगी पहले वो कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से अपना आंसर्स निकालते जाएंगे। ठीक है, चलिए, सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर अलोंग एक्स निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू आर अलोंग एक्स प्लस वेलोसिटी ऑफ आर अलोंग एक्स यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। सो देखिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू आर वाला अलोंग एक्स, ये ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हमें माइनस का साइन हम यूज करेंगे, तो माइनस VSR साइन थीटा हम यहाँ पे लेंगे, प्लस ये VR अलोंग एक्स देखेंगे तो VR ही लेंगे सिंपल, तो ये VR आ गया क्योंकि VR अलोंग एक्स ही है, Y के अलोंग तो है ही नहीं। अगर आप देखो ध्यान से आपको समझ में आएगा कि अलोंग एक्स सिर्फ रिवर की स्पीड आएगी, बट VR अलोंग Y देखेंगे तो Y के अलोंग तो ये है ही नहीं है, तो इसकी वजह से इसको 0 लिया जाएगा। तो ये आप यूज करेंगे तब जब आपने स्विमर का मतलब स्विमर की कोई वेलोसिटी लेनी हो एक्स के अलोंग, उस तरह स्विमर की अगर वेलोसिटी वाई के अलोंग लेनी है तो वाई वाले कंपोनेंट करेंगे VSY अलोंग VXR अलोंग वाई प्लस VR अलोंग वाई। तो देखिए VSR अलोंग वाई हो जाएगा VSR cos थीटा, बट वाई के अलोंग कुछ नहीं है तो 0, तो फाइनली आ जाएगा बेटा VSR दैट इज cos ऑफ थीटा। तो इन रिजल्ट्स का अब हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और एक काम करते हैं इसके लिए ना, इसको मैं पहले थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं ताकि ये मेरा नेक्स्ट पेज पे मैं इसको शिफ्ट करके ना अपना फटाफट जो है आंसर्स जो है वो फाइंड कर सकूं। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर मैं अपना ये वाला सारा पोर्शन लेके आ गया हूं। ठीक है, एक सेकंड दीजिए मेरे को, यहां पर ये ऐसे इसको थोड़ा सा मैं इधर ले जाता हूं, थोड़ा सा समझाना आसान हो जाएगा। ओके डन। अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे टाइम निकालना था यार, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो शुरू करते हैं यार, देखो टाइम टू क्रॉस द रिवर बाय स्विमर। देखिए, तो मान लीजिए टी टाइम लगता है मेरे स्विमर को एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने में, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना ट्रेवल करेगा अलोंग द वाई, वो है डी, और जो जिस स्पीड से वो जाएगा अलोंग द वाई वो है VSR cos ऑफ थीटा। तो बेसिकली टाइम निकालने के लिए मुझे निकालना होगा विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने के लिए, तो मैं सिर्फ वाई कंपोनेंट को भी स्टडी करूंगा। तो ये आ जाएगा बेटा विड्थ ऑफ द रिवर, एंड साथ में नीचे आएगा, इसको एक काम करते हैं नाम दे देते हैं यार, इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको B नाम दे देता हूं। ठीक है, हाँ, सो दैट इज स्पीड ऑफ, ये लिखते रहना सारा कुछ, इतना तभी लिख रहा हूं मैं, स्पीड ऑफ स्विमर अलोंग द लाइन AB। ठीक हो गया।
सो देखिए बेटा, टाइम क्या है, विड्थ क्या है रिवर का, वो डी है, और किस स्पीड से वो मेरा वाई के अलोंग जाएगा, वो है वी एस आर, दैट इज कॉज ऑफ थीटा। तो ये वो आपका टाइम का फॉर्मूला आ चुका है, कितना टाइम लगता है उसको मतलब क्या कहते हैं उसको, एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाने में कितना टाइम लगता है, वो ये वाला आपका फॉर्मूला है। इसके अलावा एक बात और हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, और वो क्या है कि मान के चलें कि ये जो स्विमर है ये इसके अलोंग अगर आपका जा रहा होता, तो आपको पता है पानी के बहाव की वजह से वो आपका राइट साइड की तरफ मूव करता जाएगा। और मान लो अगर इसके अलोंग नहीं, अगर मान लो यही सिचुएशन है जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई है, पानी का बहाव जैसा होगा उस हिसाब से पर्सन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब कितने ही मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है एक्स के लॉन्ग। तो वो कितना डिस्टेंस एक्स के लॉन्ग मूव करता है वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा वो देखेंगे अभी हम। तो मान के चलते हैं यार कि ना ये तैरते 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 यहां इस पॉइंट पे जाके पहुंच जाता है, और ये पॉइंट है सी, और इसकी जो दूरी है यहां से वर्टिकल लाइन से मेरी एक्स है। तो एक्स एक्चुअलिटी में वो डिस्प्लेसमेंट है जो मेरा स्विमर कवर कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, आपका दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर along the डायरेक्शन ऑफ रिवर। देखिए तो x हमें पता डिस्प्लेसमेंट है और वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, बट मैं वेलोसिटी किसकी लूंगा, स्विमर की लूंगा अलोंग द एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड जितना टाइम लगेगा उसको यहां से आने में वो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, और वो मेरा मान लेते हैं टाइम यहाँ पे t आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर अलोंग एक्स एक्सिस मैं ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दे चुका हूं, और वो वैल्यू है ये वी एस आर, नहीं ये है माइनस वी एस आर साइन थीटा प्लस वी आर, ये हमारा है। तो बस कर देते हैं यार फटाफट। तो ये आ जाएगा वी आर माइनस वी एस आर दैट इज साइन थीटा, ये आ गया। और साथ में बेटा टाइम वो है जितना टाइम लग रहा है उसको क्रॉस करने में, वो मैं ऑलरेडी फॉर्मूला बना चुका हूं। तो यहां पर मैं डाल देता हूं वैल्यू, दैट इज डी डिवाइडेड बाय वी एस आर कोस ऑफ थीटा। अब ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से मैं ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इसके दो प्यारे से केसेस हम करेंगे और हमारा पूरा पार्ट जो है वो यहां पे कवर हो जाएगा। देखिए क्या वो केस है। तो सबसे पहला केस, वो तो जनरल फॉर्मूला था ना, केस इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पे। पहला, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब देखिए मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, अब मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर में पहली बात तो टाइम देखिए हमारा क्या है। टाइम जो है अगर आप उसके फॉर्मूले में जाएं तो हमारे पास वो है दैट इज डी डिवाइड बाय वी एस आर कोस थीटा। तो ये मेरा फॉर्मूला है। अगर आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करते हो तो टाइम मिनिमम मेरा तभी हो सकता है अगर डिनोमिनेटर हमारा मैक्सिमम हो। देखिए यहां पे डी और वी एस आर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो कर सकते हैं वो कोस थीटा कर सकते हैं, मतलब एंगल हम अपने हिसाब से किस एंगल्स में हमें कूदना चाहिए ये हम इसमें देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका टी जो है वो मिनिमम हो तो आपका कोस थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है, और थीटा के वो एंगल जिससे आपका ये 1 आएगा वो आपका हो गया 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत ही साफ है कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये रिवर बनाया था और यहाँ पे आपको एक वर्टिकल लाइन दी थी ए बी। तो बस हमारा ये कहना है कि जो स्विमर है ना वो इसी के अलोंग तैरना शुरू करे, क्योंकि हमारा थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो पानी का जो बहाव है वो उसको ऑटोमेटिकली यहां से यहां तक ले जाएगा। ठीक है, सो पानी के बहाव की हेल्प से वो कम टाइम में ही ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। बी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल वर्टिकली आपका मूव कर रहा है और पानी का बहाव उसको इधर की तरफ लेके जा रहा है। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। और आखिरी पॉइंट जो हमने यहाँ पे
डिस्कस करना है वो है अब ये वाला, लिखिए आप प्लीज जल्दी से, दैट इज एंगल थ्रू विच स्विमर starts swimming to cross the river along the shortest path. अब इसका मतलब क्या है, पहले तो आप इस आर्टिकल के मतलब को समझो। मतलब ये है कि यार मैं अपने स्विमर को किस एंगल, देखो पहले मैं वर्टिकल लाइन बना देता हूं प्लीज, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। देखिए दो बैंक्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा डी ही है। अब अगर मान लीजिए वो थोड़ा इधर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस है डी से ज्यादा ही उसका आपका लेंथ कवर करना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए मैं स्विमर को किस एंगल से भेजूं ताकि वो मेरा ए पॉइंट से सीधा बी पॉइंट पे ही जाके रुके। तो मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू आर तो ये डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ आर इस डायरेक्शन में है। तो फाइनली जो स्विमर का जो डायरेक्शन है वो ये होनी चाहिए, वीएस ये होनी चाहिए। अगर ये होगा तभी वो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच सकता है। बट हम ऑलरेडी यार फॉर्मूलाज बना चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि ए से बी तक पहुंचे तो याद है मैंने आपको यहां पे एक एक्स फाइंड फॉर्मूला बनाया था, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। सो बस इसी बात का हम ध्यान रखेंगे। तो इफ द स्विमर wants to cross the river, ठीक है, along the shortest path, AB, then x should be 0। तो ये वाली x की वैल्यू 0 होनी चाहिए तभी होगा। x का जो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, VR माइनस VSR और ऊपर क्या था हमारा साइन थीटा डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय VSR cos थीटा इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये इधर जाके खत्म हो जाएगा, ये भी इधर जाके खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आएगा बेटा हमारे पास VR, इसको कैपिटल आर कर देता हूं मैं। तो VR माइनस VSR दैट इज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा, VR डिवाइडेड बाय VSR। तो मतलब थीटा क्या आ गया बेटा, साइन इनवर्स ऑफ VR डिवाइड बाय VSR। तो देखिए आपके पास वो एंगल आ चुका है जिस एंगल से जब हमारा स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर मूव करेगा तो वो डायरेक्टली ए से बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट खत्म करना था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर्स के जितने भी टॉपिक रह गए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और सबसे बड़ी बात आपने हर चीजों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, वो भी एक ही बारी में करवा दूंगा ताकि आपका पूरा वेक्टर जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।